न कोई संघर्ष न कोई तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। अरे बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ये आग लगी रहनी चाहिए, ये तब तक जलनी चाहिए ये लौ जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। हमें अपनी लड़ाई को तब तक अनवरत रूप से चलाते रहना होगा, हमें लगातार लड़ना होगा। जी हाँ, एपिसोड पर एपिसोड आपकी पढ़ाई में 4 चांद लगा रहे हैं। हमारा प्रयास, आपकी सफलता, ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए पहलू हैं। जी हाँ, इसी कार्य क्षेत्र में आपके स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं हम महाजनपद काल पार्ट 1। जी हाँ, जहां हम आपको इतिहास को पूरा क्रमबद्ध तरीके से पाषाण काल से लेकर के अभी तक पहुंचे हुए हैं, एकदम पूरा क्रमबद्ध तरीका। जी हाँ, जहां बिल्कुल हर एक पहलू पर बारीकी से नज़र हमारी है, जहां हर एक पहलू पर हम विचार कर रहे हैं, जहां पूरा सार हम आप तक देने का प्रयास कर रहे हैं। जी आइए जुड़िएगा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जहां से हमारे एग्जामिनर महोदय अक्सर प्रश्न पूछते ही रहते हैं, बहुत ही अलग, बिल्कुल अलग। पहली बात तो हमें इसे तह तक समझने की आवश्यकता है। जी हाँ, ये महाजनपद काल आया कैसे, मैं इस बारीकी को आप तक पहुंचाऊंगा। सबसे पहली बात, आपके सामने सिंधु घाटी सभ्यता ले आऊंगा। जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता जिसका कार्यकाल आप जान चुके हैं, जिसका समय यानी जिसका टाइम पीरियड आपको पता है, ये आपको था मिला हुआ 2350 बीसी से लगाकर 1750 बीसी तक। एनसीईआरटी की पुस्तक ने ये बात मानी है, स्वीकारी है। हमारे इतिहासकारों का सबसे प्रमाणिक टाइम पीरियड सिंधु घाटी सभ्यता का यही माना गया है, तो हमें भी मानना है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बेहतर टाइम यानी उसका काल कितना रहा होगा, तो हम लोगों के स्क्रीन पर ये साझा हो चुका है। 2350 बीसी का मतलब समझना, बीसी का मतलब ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब जितने वर्ष आज आप जी रहे हैं, 2023 जहां आज आप कह रहे हैं, उसी में इतना और जोड़ दीजिए, यानी इतना पीछे चले जाइए, फिर आपको पता चल जाएगा कि हम कितने पुराने इतिहास की बात कर रहे हैं। 2350 से लगा के यानी इतने पुराने इतिहास से हम 1750 बीसी तक आ गए, यानी ईसा पूर्व तक की बात कर रहे हैं। इस दौर को सिंधु घाटी सभ्यता कहा। इस समय नगरीय सभ्यता थी। देखना जरा, नगरीय सभ्यता का मतलब क्या था, ये लोग काफ़ी डेवलप थे। हमारी तरह इनके पास सड़कें थीं, हमारी तरह इनके पास तमाम ऐसी व्यवस्थाएं थी। इन्होंने अपने घर को पक्के ईंटों से सजा रखा था। आज भी हमारे पास पक्के ईंट हैं, आज भी हमारे पक्के मकान हैं। आज हम हो सकता है उनसे कहीं ज़्यादा सुदृढ़ अवस्था में पहुंच चुके हैं, लेकिन ये भी कहीं पीछे नहीं थे। इनकी भी व्यवस्था नगरीय थी, इनके पास भी नगर थे, इनके पास भी हमारी तरीके से चौराहे थे, इनके पास हमारी तरह पक्की सड़कें थीं, इनके पास पक्के मकान थे। तो ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है कि हमारे इतने पुराने इतिहास में, हमारे भारत के इतने पुराने इतिहास में ऐसी छवि छुपी हुई है जो हमें गौरवान्वित कर सकती है और कर भी रही है। देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के ठीक बाद हम लोग जब बात करते हैं आगे चल करके, तो यहाँ से हमें मिलती है वैदिक कालीन सभ्यता। वैदिक कालीन सभ्यता जब आर्यों का आगमन होता है। वैदिक कालीन सभ्यता ऐसा इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि सारा लिंक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। फिर हम महाजनपद काल की ओर रुख करने वाले हैं। वैदिक कालीन सभ्यता जिसे हम लोग 1500 बीसी से लगाकर 600 बीसी तक मानते हैं, यानी 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक, जिसका टाइम पीरियड हम लोग मान लेते हैं। जी हाँ, अच्छा एक बात समझना, वैदिक कालीन सभ्यता आने पर 1500 बीसी के ठीक बीच में आपको 200 वर्षों का एक 200 बीसी यानी 200 ईसा पूर्व का 200 वर्षों का एक बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। ये गैप कैसा है? ये गैप वो है, अनुबंधनीय क्षेत्र है। ये वो क्षेत्र है जहाँ पर ये मान के चलिए अवस्था शून्य हो चुकी थी। कोई भी इतिहासकार इस बात की जानकारी प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है कि हुआ क्या, आखिर में इस समय घटना घटी क्या। जैसे मेरे कहने का तात्पर्य हुआ कि किसी भी देश का विकास, किसी भी जन का विकास, किसी भी परिवार का विकास, किसी भी ग्राम का विकास, किसी भी मोहल्ले का विकास तब संभव है जब आसपास किसी भी प्रकार की कोई भी अव्यवस्था ना हो। और अगर अव्यवस्था है तो मुझे पूरा विश्वास है आप अपने विकास क्षेत्र को या अपने कार्य क्षेत्र को विकास में नहीं बदल सकते हैं। क्लियर है ना? सोचना,
कोरोना काल में, कोरोना पीरियड में क्या आपके भारत ने या किसी अन्य देश ने जहां पर कोरोना चरम पर था, उन्होंने कोई विकास संबंधी कार्य किया होगा क्या? सोचो जरा, नहीं ना। तो ऐसी अवस्था थी जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो रहा था। सारी बातों पर हम एपिसोड में क्रम से चर्चा कर चुके हैं, इसलिए आपको मैं बार बार ये सलाह दूंगा, बार बार ये मेरा निवेदन भी होगा आपसे, क्योंकि आप एक अच्छे स्टूडेंट्स हैं और सीखने के लिए तैयार हैं और अपनी तैयारी के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हो चुके हैं। अगर ऐसा आप काम कर रहे हैं तो मैं आपको, मेरी तरफ से ये गुजारिश, ये सलाह होगी कि आप हमारे एपिसोडों को क्रम से जरूर देखें, क्योंकि इन सारी बातों को जो अभी फिलहाल अभी तक मैं बोल रहा हूँ सब पर मैं चर्चा कर चुका हूँ। पुरानी बातों को इसलिए जोड़ना है कि जिससे आपको महाजनपद काल पूरी तरीके से समझ में आना शुरू हो जाए। किसी भी नई टॉपिक की शुरुआत करते समय मैंने हमेशा यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले उसका एक परिचय प्रस्तुत किया है, जिससे उसकी जानकारी आपको सही ढंग से मिल सके और आप उसके बारे में जान सकें। जी हाँ, अब देखिएगा हमारी बात जहाँ होगी वैदिक कालीन सभ्यता में, जहाँ हमने 1500 BC से लगा करके 600 BC तक की बात की है यहाँ, और ये जो 200 वर्षों का गैप दिख रहा है हमें, इस समय माना जाता है कि ये शून्य काल था। शून्य काल का मतलब जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, यानी कुछ लोग तो बचे होंगे जरूर, ये मानना है इतिहासकारों का, लेकिन उनके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बची, ऐसा कोई जगह नहीं बचा, ऐसा कोई उनके पास युक्ति या साधन नहीं बचा जिससे वो अपनी सभ्यता की पहचान बना सके। उन्हें उस सभ्यता के अनुसार ढलना पड़ा, यानी अपने अनुसार एक नया टाइम पीरियड अपनाना पड़ा। जैसे कहने का तात्पर्य ये रहा, आप समझने का प्रयास करें। जब कोरोना फैला हुआ था उस समय हम ये बात जान सकते हैं या मान भी सकते हैं कि कोरोना काल के समय, कोरोना पीरियड में हमने कोई विकास नहीं किया, हमने अपने दरवाजे बंद कर लिए, घर के दरवाजे बंद कर लिए। और उस समय अगर कोई पूछे आपके भारत का आगामी जीवन में जब इतिहास पढ़ा जाएगा तो वो गैप देखेगा कि इतने समय भारत सो रहा था क्या, इतने समय इटली वाले सो रहे थे क्या, इतने समय ये अर्थव्यवस्था क्यों रुकी हुई थी, तमाम विकास क्यों रुकी हुई थी, इस तरीके की घटना हुई और इस तरीके के यहाँ मामला बिगड़ा, ये शून्यकाल बना रहा। तो वैदिक कालीन सभ्यता जो 1500 से 600 BC तक मानी गई, इतिहासकारों ने इसकी पुष्टि भी की। ये दो पार्टों में बटी, जिसका एक मामला था ऋग वैदिक काल का। ऋग वैदिक काल जिसका टाइम पीरियड आप कितना मानते हैं, 1500 BC से लगाकर 1000 BC तक, 1000 BC तक। और इसके बाद जहां हम उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं, उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं, वो मामला आता है 1000 से लेकर के 600 BC तक। हो गया ना। इसके दो पार्ट अलग अलग तरीके के, इन दोनों पार्टों में हमारी बातें बनी रहेंगी आपके साथ। तो ऋग वैदिक कालीन सभ्यता जो 1500 BC से लगाकर 1000 BC तक चली हमारे बीच में, और उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता जो 1000 BC से 600 BC तक मानी जाती है। क्लियर है। अब देखना, हर सभ्यताओं का अलग होना, हर सभ्यताओं का एक मूल परिवेश से हट जाना, ये क्या था, ये कारण क्या था। यहाँ कुछ बीमारियां फैली, बाढ़ वगैरह आया, या कह सकते हैं नेचर ने अपना रुख आजमाया। आप खुद सोचो, इतने विकास के दृष्टिकोण में हम जी रहे हैं, अचानक भूकंप आए और भयानक भूकंप आए तो कोई बचेगा क्या? कल्पना कर सकते हो? नहीं ना। तो ऐसी अवस्था में वहाँ ये हम लोग एक सभ्यता बन जाएंगे। ठीक वही घटना सिंधु घाटी वालों के साथ हुआ, सभ्यता बन गई वैदिक कालीन, यानी यहाँ पर आर्य आते हैं और यहीं से जब आर्यों का आगमन है, यानी आर्य भारत आए हैं, वहीं से वैदिक कालीन सभ्यता का जन्म हुआ है। ये दो भागों में बटा। ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई, उत्तर वैदिक काल थोड़ा सा आगे बढ़ा, क्योंकि यहाँ 1000 BC जहाँ मैंने लिखा हुआ है, यहीं पर लोहे की खोज हुई। लोहे की खोज जो कि एटा जिला से हुआ, अंतरजी खेड़ा नामक स्थान से। तो यहाँ से वहाँ से एरिया को उत्तर वैदिक काल की श्रेणी में रखा गया। सब महत्वपूर्ण अंतर पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो अब बातों को समझिएगा। ऋग वैदिक काल में इसके बाद देखिएगा, ऋग वैदिक काल में हुआ क्या, यहाँ थे कबीले, यहाँ कबीले थे और कबीले मिलकर के क्या बनाते थे? जन। कबीले मिलकर के जन बनाते थे। यहाँ कबीले थे और कबीलों ने मिलकर क्या बनाया? जन। देखना, यानी कबीलाई समाज था। कई कबीले मिले, एक कबीला, दो कबीला, तीन कबीला, ऐसे करके कई कबीले मिलते थे तो एक जन बनता था। और जन का जो राजा होता था, जन का जो मुखिया होता था, वो जनपति कहलाता था, जिसका संपूर्ण इन
3-4 कबीलों को मिला करके इन पर शासन हुआ करता था। हमारी बातें समझ रहे हैं? आगे देखिएगा, जब उत्तर वैदिक काल की बात आई तो यहाँ कई जन मिल जाते हैं, 1 जन, 2 जन, 3 जन। ऐसा नहीं कि ये सामंजस्य से मिल रहे होंगे, कुछ लोग तो आपसी मेल भाव में आइए हाथ मिला लेते हैं और हम लोग मिलजुल के काम करते हैं, तो कुछ लोग तो ऐसे ही मिल गए, कोई बात नहीं। लेकिन ज़्यादातर हिस्से मार काट के बनाए गए, ज़्यादातर लोग लड़ झगड़ के आए हैं। तो एक जन ना दूसरे जन पर क्या कर देता था? हमला। अपने साम्राज्य विस्तार के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपनी तमाम प्रकार की महत्वाकांक्षाओं को सीमित रखने के लिए या उसके दायरे को मिटा लेने के लिए आक्रमण हुआ करते थे। हमारी महत्वाकांक्षा ऐसी है कि हम उस चीज़ को पाएंगे, तो इसकी कोशिश के लिए हम पूरी जी जान लगाएंगे, जैसे आज हम लगा रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम अचीव करेंगे, तो हमारा दायित्व है कि हम ये काम करें मन से और बेहतर ढंग से। तो जी हाँ, इसी चीज़ को संपादित कर रहे हैं। तो कई जन मिल करके क्या बना देते थे? जनपद। पहली बार उत्तर वैदिक काल में जनपद शब्द का जिक्र हुआ है। मैंने बार बार ये बात बोला है, पहली बार आपके उस दृष्टि पटल को, आपके उस संवेदना को मैं जगा रहा हूं, आपकी चेतना को मैं विकसित करना चाहता हूं। देखना, कबीलों ने, कई कबीलों ने, यानी एक कबीले ने दूसरे कबीले पर आक्रमण किया। झगड़ा होता रहा है हमेशा, आज भी तो हो रहे हैं, बार बार बातों में आज भी झगड़े हो रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है अगला विश्व युद्ध जल की वजह से होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा कुछ भी, लेकिन झगड़ा तो हो ही रहे ना। तो लड़ाई झगड़े आम बात थे। एक कबीला दूसरे कबीले पर आक्रमण कर देता था और अगले कबीले वाले अगर वो समझदार रहते होंगे तो हाथ मिला लिए रहते हैं कि लीजिए मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर देता हूँ, शांत हो जाओ भाई। तो अगर ऐसा कुछ हो गया था तो वो लोग सेट हो गए। तो लेकिन जब कई कबीले बने मिलके आपस में क्या बनाए? जन, और जन का मुखिया जनपति कहलाया। लेकिन जब कई जन आए, उत्तर वैदिक काल में देखना, जब लोहे की खोज हुई तो इस समय माहौल बनता है अलग। यहाँ पर कई जन मिलते हैं और जनपद बनाते हैं। जनपद का मुखिया राजा कहलाता है। यहाँ राजा आ जाता है जो स्वेच्छा से अपने अधिकार को संचालित करता है। समस्त चीज़ों को जानने के लिए, एक एक बारीकी को, इतिहास को समझने के लिए आप हमारे एपिसोड को क्रमबद्ध तरीके से देखने का प्रयास करें। हम आपको पहुंचा रहे हैं कहाँ? यहाँ देखिएगा, अब विकास और होगा। विकास ये होगा कि महाजनपद काल का जो एरिया है वो 600 BC से लगाकर 400 BC तक मामला आएगा। 600 BC से 400 BC तक ये पीरियड है महाजनपद काल का। यहाँ होता क्या है, चीज़ों को समझिए। देखिए कहाँ पहुँच गए हम लोग। अब होगा क्या? यही जनपद, एक जनपद दूसरे जनपद पर, यानी एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण करेगा। ये देखिए, यहाँ राजा था ना, जनपद का मुखिया। यहाँ भी जनपद का मुखिया क्या आया? राजा ने राजा पर आक्रमण कर दिया। राजा समझदार निकले। राजा ने कहा नहीं बाबा, झगड़ा उगड़ा मत करिए, ऐसा है मेरी पुत्री से आप शादी कर लीजिए, मैं अपनी तमाम संपदाओं को आपके नाम कर देता हूँ। चलो, इससे भी बात बन गई। इसी वजह से ये बेचारा गया हुआ था। चलो ठीक है, इसको 2 चीज़ें मिली, एक तो उसकी बिटिया, एक तो उसका पूरा राजपाट। ये तो वही हुआ ना कि आम के आम और गुठलियों के दाम, सारी चीज़ें इसे मिली। ये खुशी पूर्वक लौट जाएगा, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, हो गया। लेकिन दूसरा जनपद ऐसा नहीं करने वाला है, वो अपनी बेटी को नहीं देगा। और जब इस पर ये आक्रमण करेंगे तो ये भी थोड़ा सा अड़ियल टाइप का। इसने कहा ना, आओ हमारे साथ युद्ध करो, और हो सकता है ये हारे या हो सकता है मे बी ये जीते। संभावनाएं हैं गर्त में, जीत भी सकता है, हार भी सकता है। लेकिन चाहे जीते चाहे हारे, किसी ना किसी का साम्राज्य विस्तार तो निश्चित था ना, किसी ना किसी का साम्राज्य विस्तार होना था। तो देखना, महाजनपद काल में हुआ क्या कि एक जनपद ने दूसरे जनपद पर आक्रमण किया, दूसरे ने तीसरे, तीसरे ने चौथे, इस तरीके से कई जनपदों ने कई जनपदों पर आक्रमण किया और कई जनपद आपस में मिले। और जब कई जनपद आपस में मिल गए तो उसे ही कहा गया महाजनपद। जी हाँ, उसे ही कहा गया महाजनपद। अब आप ध्यान दीजिए, महाजनपद आ चुका है और यहाँ आपके सामने महाजनपद काल की रूपरेखा प्रस्तुत की जा रही है। आप उस मंच पर पहुंच चुके हैं जहां हम आपको लाना चाहते थे। ये पूरा इतिहास आपको एक झांकी के रूप में हम दिखाना चाहते थे, और ये मेरी पूरी प्रक्रिया जो आप तक पहुंची है, मुझे पूरा विश्वास दिला रही है कि आप सारे सीक्वेंस को, इतिहास के क्रम को क्रमबद्ध तरीके से सहेज रहे हैं।
और अगर ऐसा कर पा रहे हैं, इतिहास हमें तभी समझ आता है जब हम उस चीज़ को बहुत ही बेहतर ढंग से, और सबसे बड़ी ज़रूरत उसमें है हमारी क्रमबद्धता, हमारी लगन, हमारी सोच, हमारा मानसिक व्यवस्था इस समय की, जब हम इतिहास को देख और समझ रहे हैं। जी हाँ, आपको ये मान के चलना होगा, पूरी तरीके से इतिहास में खोना होगा, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के हमारे समाज को समझना होगा, फिर ये चीज़ देख करके व्यवस्था को जानना होगा और महाजनपद काल की महत्वपूर्ण इकाई को समझना होगा। क्लियर है बात? महाजनपद काल यहाँ से क्यों विभाजित हुआ? यहाँ आप देख रहे हैं कि लोहे के कारण विभाजित हो गया। इन्होंने कहा, इतिहासकारों ने माना कि इधर का जो पीरियड था, इनको लोहे की जानकारी नहीं थी, तो ये विशेष प्रकार की कृषि उर्षि नहीं कर पाते थे, ये पशुपालन पर निर्भर थे, लेकिन इनको लोहा मिला, इसलिए इनका मूल हिस्सा क्या बन गया? कृषि। तो इतिहासकारों ने सोचा, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल वालों में जमीन आसमान का अंतर है। ये कृषि को प्राथमिकता देते थे, ये आयात निर्यात जैसी व्यवस्था पर अपना संबंध बनाए हुए थे, जबकि ऋग्वैदिक काल वाले पूरी तरीके से पशुपालन पर निर्भर थे। इनका काम था पशुओं को पालना, उन्हीं के सहारे अपने जीवन को चलाना। तो यहीं से इन्होंने विभाजित कर दिया। यहां मामला क्या हुआ, इसको अलग कैसे कर पाए? इन्होंने देखा कि जो अब विकास था, अब राजा शक्तिशाली हो रहा है, अब ये लोग साम्राज्य का बहुत बड़ा ज्यादा विस्तार कर रहे हैं, इनकी कृषि बहुत आगे चली गई और लोहे का तो बहुतायत प्रयोग किया जा रहा है। लोहे का बहुतायत प्रयोग, यानी आप मान सकते हैं बहुत ज्यादा प्रयोग होने लगा और कृषि का विस्तार हुआ। यहाँ पर कृषि का विस्तार मिला, तो ऐसे कृषि का विस्तार मिला, साम्राज्य का विस्तार मिला। तो जब ये सारी बातें इतिहासकारों को मिली, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि हम लोग इतने टाइम पीरियड को अलग पढ़ते हैं, इसको अलग पढ़ लेते हैं, और इनमें बहुत ज़्यादा विसंगतियां आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है, अतः हम लोग इस पूरी प्रक्रिया को अलग रूप लेते हैं या अलग तरीके से पढ़ने और समझने का प्रयास करते हैं। क्या हमारी बातें यहाँ तक आपको समझ में आई हैं? आप कहेंगे बिल्कुल आई है, क्योंकि मेरी कोशिश ही ऐसी है कि आपको ये समझ में जरूर आएगी। अब हमारा प्रयास यहाँ तक हो गया और ये जान पा चुके हैं कि महाजनपद काल हमारे स्क्रीन पर क्यों आया है, हमारे इतिहास में महाजनपद काल को उत्तर वैदिक काल से क्यों अलग किया गया है। सारी बातों को हम चर्चा में ले चुके हैं। आप अपनी नोटबुक पर और अपने मस्तिष्क में कुछ इसी तरीके की क्रम व्यवस्था को अपनाइएगा, अन्यथा फिर आप इतिहास को समझने में विफल होंगे और फिर एग्जाम की तैयारी करते समय आप अपने मार्क से थोड़ा बहुत डगमगा सकते हैं, और जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिएगा, हम बात करते हैं अब यहाँ से विशेष क्या होगा, आपके लिए विशेष क्या होगा। विशेष ये होगा कि हम यहाँ से महत्वपूर्ण जनपदों के नाम याद रखेंगे। उस समय ये जनपद क्या थे, कितने जनपद थे, क्योंकि अब इतिहास पूरी तरीके से अस्पष्ट हो रहा है। देखना, एक बात और समझना, इतिहास अभी तक उतना अस्पष्ट नहीं था। यहाँ देखिए, बिल्कुल अस्पष्ट नहीं कह सकते हैं, यहाँ पर देखिए धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा। यहाँ हमारे वेद मिलने लगे, वेदों से संबंधी बातें मिलने लगी। फिर भी ये बात बोला गया कि वेद अपौरुषेय है, उसको भगवान ने लिखा है, जबकि हम ये मान सकते हैं वैज्ञानिक युग में अगर हम इस बात की तुलना करेंगे तो हम थोड़े बहुत अपने आप से, अपने मार्ग से डगमगा सकते हैं, ये सोच करके अरे ऐसे कैसे हो सकता है, कोई तो रहा होगा लिखने वाला, भगवान कहाँ है, किसने देखा है। ये सारी कल्पना, सारी अवधारणा आज के वैज्ञानिक युग वाले लोग कर सकते हैं। जी हाँ, फिर ये विसंगतियां मिलेंगी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते कुछ माहौल और बनेगा, कुछ और बिगड़ेगा, कुछ और सुविधाएं जन्म लेंगी। यहाँ आप मान के चले कर्मकांड, जादू टोना, तमाम प्रकार की व्यवस्था आपके सामने आएगी, अंधविश्वास खूब फैलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा यज्ञ कराए जाएंगे, कर्मकांड ज़्यादा होंगे। ये उत्तर वैदिक काल की महानता कह सकते हैं। ऐसे समय पर ये सारी घटनाएं हो रही हैं। लेकिन जो महाजनपद काल है, इसका पूरा माहौल, पूरा क्रियाकलाप बिल्कुल अलग दिखेगा, हमारे चलचित्र में अलग आएगा, हमारी पृष्ठभूमि पर। इसलिए इसको इस तरीके से रखा जाएगा और इसलिए इसे अलग पढ़ा जाएगा। और हम लोग इस महाजनपद काल में विशेष कर क्या जानेंगे, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ के 16 महाजनपदों का नाम याद करना। जी हाँ, और उनकी राजधानी जो हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, मैं उन पर चर्चा करूंगा क्योंकि अभी हमारे पास स्पेस है, हम बात करेंगे। देखिएगा, 16 महाजनपदों का, जनपद कितने थे? 16 महाजनपद। जी हाँ, जो ऊपर आपके स्क्रीन पर मैं सजा रहा हूं, ये जो बातें मैं बता रहा हूं, ऐसे जनपद आपस में लड़ाई करके, ऐसे जनपद एक दूसरे को समर्पित होकर के, ऐसे जनपद मोहब्बत में एक दूसरे के पास जाकर के कुल मिला जुला के 16 महाजनपदों में बढ़ चुके थे।
16 महाजनपद अलग अलग हिस्सों में हमारे इतिहास में मिलेगा। हमारा इतिहास अब स्पष्ट हो रहा है। अब तक हमने कहा कुछ समस्याएं थी जिनको हम केवल काल्पनिक रूप दे रहे थे, लेकिन जैसे जैसे हम करीब आएंगे, जैसे जैसे हम ईस्वी ले आएंगे, अभी तो ईसा पूर्व में है तो थोड़ी बहुत समस्याएं हैं हमारे इतिहासकारों को भी, लेकिन हम जैसे जैसे ईस्वी में आएंगे यानी ईस्वी की तरफ बढ़ेंगे, हमारी ये समस्याएं हमसे दूर होने लगेंगी। ये बात पक्की रूप से मान के लिए। तो महाजनपदों की बात करें, 16 महाजनपदों की, 16 महाजनपदों में पहला जनपद मैं लिखूंगा, देखना पहला जनपद है कुरु। कुरु जो कि आपके महाभारत से संबंध रखता है। कुरु जो कि वर्तमान की बात कर रहा हूं, थानेश्वर के आसपास तक था। थानेश्वर आप जान ही रहे हैं, थानेश्वर और मेरठ, सारी बातों को आपको समझना होगा। ये वर्तमान स्थिति बता रहा हूं, कुरु, थानेश्वर, मेरठ, ये वर्तमान स्थिति है इसकी। कौन सी स्थिति? वर्तमान स्थिति। एक बात ध्यान देना, हमें हर जनपद का थोड़ा बहुत लेखा जोखा समझने की आवश्यकता है। कुरु का नाम सुना है ना, कुरुक्षेत्र जान रहे हो ना, महाभारत से संबंध रखता है ना, तो कुरुक्षेत्र, कुरु जनपद 16 महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण जनपद की बात मैं कर रहा हूं, कुरु, जिसका संबंध हमारे सबसे बड़े ग्रंथ से कह सकते हैं, महाभारत से रहा, जहां हमने भगवान श्री कृष्ण जी की महिमा को जाना है। तो बिल्कुल निराली बातें और उन समय की बातें हो रही। अब हम थोड़ा सा करीब आ रहे हैं, अब महसूस करेंगे अपनी देवी देवताओं को भी। देखिएगा, तो थानेश्वर, मेरठ वर्तमान स्थिति कहां? कुरु जनपद, जिसकी वर्तमान स्थिति थानेश्वर या मेरठ जो कि अब ये आप मान के चलो कहां मिलेगा आपको? यूपी में ना। तो हम उत्तर प्रदेश के एक महान जनपद की बात कर रहे हैं, एक महाजनपद की बात कर रहे हैं, जिसकी राजधानी थी वो क्या कहते हैं, इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी है। हमारे एग्जामिनर ने ये बात कई बार हमसे जानी है, इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी है। हमारे एग्जामिनर महोदय ने हमसे ये बात कई बार जानना चाहा और कई बार जानी भी है, लेकिन हम तैयार हैं अब हमारे अपने स्टूडेंट्स के साथ, हम तैयार हैं अब पूरे मनोवेग और पूरी शिद्दत के साथ। हमारी पढ़ाई लगातार चलेगी और हम लोग उस अंजाम तक पहुंचेंगे जिस अंजाम तक हमारे एग्जामिनर महोदय ने सोचा ही नहीं होगा। जी हाँ, देखिएगा, तो हम पहले जनपद की बेहतरीन बातों को साझा कर चुके हैं। दूसरे जनपद की बात करें तो हम महत्वपूर्ण बात करेंगे, उस समय का सबसे बड़ा जनपद कह सकते हैं पांचाल था। पांचाल जो कि आप मान के चलें बरेली, बदायूं, आज की बात कर रहा हूं, बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद सब यूपी में पड़ेगा ना? बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, ये बताओ कि ये सब जिले कहां मिलेंगे? यूपी में। बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। हम 16 महाजनपदों को याद करने आए हैं। बिल्कुल, महाजनपद क्यों पढ़ रहे हैं, महाजनपद काल में क्या विशेष है, आपके सामने चल रहा है, कहां से आया है, सारी बातें हो चुकी हैं। देखना, 16 महाजनपद में पहला कुरु, आज की स्थिति इसकी क्या है? मतलब ये कुरु जनपद आज के समय मतलब अगर देखा जाए तो कहां था? तो इतिहासकारों का मानना है कि कुरु जनपद थानेश्वर, मेरठ के आसपास तक का एरिया में फैला हुआ था। इसी तरीके से पांचाल जनपद कहां था? तो बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद के आसपास फैला हुआ था। अगर हम इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है अहिछत्र। ये अहिछत्र, यहां आप लिख सकते हैं राजधानी, ये इसकी क्या है? राजधानी है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम दो महत्वपूर्ण जनपदों को यहां साझा कर चुके हैं, पांचाल को साझा कर दिए, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, इसकी राजधानी अहिछत्र। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मान चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम महाजनपद काल के महत्वपूर्ण 16 जनपदों को, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हम ऐसे महाजनपदों को याद करेंगे और इन जनपदों की समस्त कहानी को समझने का प्रयास भी करेंगे। एक बात और ध्यान रखना कि हम 16 जनपदों को बगैर याद किए आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारा काम होगा कि हम 16 जनपदों को याद करें। जी हाँ, तो देखिएगा, पुनः मैं बात कर लेता हूँ और सबसे पहले मैं कुरु लिख देता हूँ। जी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कुरु लिखा भी है और कुरु जनपद की बात हम कर चुके हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण जनपद क्या था, जिसका नाम था पांचाल, मैंने इसकी भी बात कर ली, जिसकी राजधानी अहिछत्र थी। और कुरु, जिसकी राजधानी आप लोगों ने इंद्रप्रस्थ देखा है, इंद्रप्रस्थ। और पांचाल की राजधानी क्या बताया था हमने? अहिछत्र। ये चीज़ जो हमारे सामने हो चुका है और जिसका ये बदायूं, बरेली, फर्रुखाबाद था, और ये कुरु जो कि थानेश्वर और मेरठ तक था। आप चाहे तो लिख सकते हैं थानेश्वर और मेरठ, और ये कहाँ था? बरेली, बदायूं और आपका फर्रुखाबाद। क्लियर है ना?
इनका ये आसपास यानी वर्तमान लोकेशन दे रहा है और इनका वर्तमान लोकेशन ये दे रहा है। हम तीसरे महत्वपूर्ण किसकी, जनपद की बात करेंगे। जी हाँ, आपके स्क्रीन पर मैं बात कर रहा हूं 16 महाजनपदों की। 16 महाजनपदों में हम लोग 2 जनपदों की बात कर चुके हैं। तीसरा जनपद है महत्वपूर्ण जिसका नाम है सूरसेन। सूरसेन जनपद का विस्तार कहाँ था, मथुरा के आसपास था, यानी वर्तमान लोकेशन ये है, वर्तमान लोकेशन मथुरा के आसपास। इसकी राजधानी भी क्या थी, मथुरा थी। देखिएगा, मथुरा क्या थी, राजधानी थी। तो हम लोग बड़े आराम से ये बात याद कर सकते हैं कि राजधानी इसकी क्या थी, मथुरा थी। मथुरा राजधानी थी सूरसेन की। सूरसेन मथुरा वर्तमान राजधानी, ये कह सकते हैं ये वत्स। उस समय भी मथुरा का नाम था, इसलिए तो मथुरा है। इसलिए एक बात और ध्यान देना, मथुरा वाराणसी आज भी ठीक ठाक उसी हूबहू नामकरण से जाने जाते हैं। इतिहास यूं ही मजेदार नहीं है, क्योंकि तमाम चीजें आज भी पहचान में हैं हमारे। तो हम लोग बात जहां कर रहे हैं, देखिएगा वत्स की बात करें, वत्स का मतलब वर्तमान इलाहाबाद। देखिए मैं सारी बातें इसलिए लिख रहा हूं कि जिससे आप जान सकें। इलाहाबाद का मतलब यहां लिख दे रहा हूं वर्तमान, यानी वर्तमान का कौन सा हिस्सा, इलाहाबाद का। इसकी राजधानी क्या थी, कौशाम्बी। क्लियर है। पांचवा देखिएगा, पांचवा है कोसल जो कि अवध यानी वर्तमान में बात करें तो फैजाबाद वर्तमान क्षेत्र, ये चीज समझिएगा। कोसल जिसे उस समय अवध कहा गया, वर्तमान का कौन सा क्षेत्र, फैजाबाद का। तो ये कोसल वाकई में एक क्या था, जनपद। देखो, कुरु जनपद था, पांचाल था, सूरसेन था, वत्स था, कोसल था। इसकी राजधानी क्या थी, बताना जरा। इसकी राजधानी क्या होगी, साकेत का नाम सुना है ना, साकेत होगी इसकी राजधानी। या कहीं कहीं जिक्र मिलेगा श्रावस्ती की, कहीं कहीं जिक्र आपको मिल सकता है श्रावस्ती की, जबकि इसकी राजधानी साकेत या श्रावस्ती, जो भी आपको मिले। इस तरीके की वैकल्पिक व्यवस्था का चुनाव करिएगा। तो 5 के बाद हम बात करते हैं छठे की। छठा क्या है, तो जो 5 हो गई बातों में, हमारे 5 बातों में अब छठे की बात आएगी, मल्ल की। मल्ल जो कि देवरिया के आसपास का क्षेत्र है। मल्ल देवरिया के आसपास का, यानी वर्तमान यहाँ लोकेशन क्या होगा, देवरिया। और इसकी राजधानी क्या होगी, कुशीनगर क्या है राजधानी। कुशीनगर है कि नहीं आपके, महापरिनिर्वाण हुआ था। सारी बातें आगे मिलेंगी, यही महात्मा बुद्ध मिलेंगे, यही महावीर स्वामी आदि की पूरी कहानी इसी महाजनपद काल में आप देखने का अवसर प्राप्त करेंगे। सारी बातें यहीं होंगी शेयर। अभी फिलहाल जो भी बातें चल रही बस इतना ध्यान दीजिए। मल्ल नाम याद रखिए। मल्ल उस 16 जनपदों में, 16 महाजनपदों में एक बहुत अच्छा स्थान रखने वाला। देखिए आपके सामने आपकी स्क्रीन पर मल्ल, जो कि आज वर्तमान इसका लोकेशन देख पाएंगे हम, देवरिया के आसपास का क्षेत्र रहा। और इसकी राजधानी कुशीनगर रही। कुशीनगर, जी हाँ, कहीं कहीं पावापुरी भी मिल जाएगा। बहरहाल देखना, कुशीनगर विशेष है, यही एग्जाम में पूछा भी जाएगा और बताना भी हम लोगों की यही बातें होंगी। कुशीनगर के बाद 7वां है काशी। आ गई आपकी वाराणसी। काशी आसपास का क्षेत्र वाराणसी। राजधानी क्या, राजधानी भी मेरे दोस्तों वाराणसी क्या थी, इसकी राजधानी थी वाराणसी राजधानी। यानी उस समय भी हमारे वाराणसी का नाम वाराणसी रहा। तो 7 हो गई, कोई दिक्कत नहीं ना। देखना 8वां देखिएगा, कहीं कहीं छेदी जनपद लिखा होगा इसका नाम, या कहीं कहीं चेदी लिखा होगा। तो आपको इसलिए मैं दोनों लिख के दे रहा हूं। 16 महाजनपदों में हम आधे का सफर कर चुके हैं। आधे का सफर क्रम से कर रहे हैं और सारे जनपदों को आपको याद करना बाबा, इतनी बात ध्यान रखना। कुरु, पांचाल, सूरसेन, वत्स, कोसल, मल्ल, काशी और चेदी या छेदी, इनका नाम याद रखना है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, वर्तमान में इनका लोकेशन क्या है और उस समय इनकी राजधानी क्या थी। इतनी महत्वपूर्ण बातों को याद करना है आपको, इसलिए मैं इन सारी बातों को क्रम से ले भी रहा हूँ। देखना, हम बात करें तो यहाँ की अगर राजधानी की बात कर लें तो राजधानी थी शक्तिमती। ये हो गई राजधानी। और क्षेत्र कहाँ था, बुंदेलखंड के आसपास। बुंदेलखंड के आसपास का ये क्षेत्र था। देखना जरा,
मैं बात करूंगा थोड़ी सी, एक कहानी से जोड़ दें आपको, थोड़ा सा आपका मन बहलाना चाहते हैं। देखिएगा, ये जो छेदी है ना, ये जो छेदी बुंदेलखंड है, जिसका आसपास का क्षेत्र बुंदेलखंड माना जा रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने चल रहा हूँ। देखना, भगवान श्री कृष्ण के पिताजी का नाम वासुदेव था। वासुदेव का नाम आपने सुना है ना। वासुदेव की जो बहन थी, उनकी शादी हुई, यानी किसकी? वासुदेव की बहन, वासुदेव की बहन की शादी हुई दमघोष से। दमघोष कहाँ के राजा थे? दमघोष राजा थे यहीं के, कहाँ के? चेदी के। और ये वासुदेव की बहन यानी कृष्ण की क्या? बुआ, यही तो हुई है। तो कृष्ण की बुआ की शादी होती है दमघोष से। इनके एक पुत्र पैदा होता है, शादी होगी तो ऑब्वियसली पुत्र वगैरह कोई भी संतानें पैदा हुई, तो इनके एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम था शिशुपाल। शिशुपाल का जन्म होता है। शिशुपाल का जब जन्म होता है तो अद्भुत, इसके पास 3 आंखें थी। जैसे हम लोगों पे नॉर्मली 2 आंखें हैं ना, इनके पास 3 आंखें आ गई और 4 भुजाएं थी, यानी हाथ की संख्या 4 थी। तो माता पिता, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार ऐसी अवस्था को देखेगा तो एक बार चकरा जाएगा। माता पिता ने देखा तो वो एकदम बिल्कुल घबरा गए। वो घबराहट में उन्होंने कहा कि ये तो हमारे घर राक्षस पैदा हो गया है, और ये लोग इसे त्यागने का प्रण बना चुके, यानी मन बना चुके कि हम इसे त्याग देंगे, इसे फेंक देंगे, कहीं हटा देंगे। ऐसी व्यवस्था इनके दिमाग में आई और ये लोग उसे हटाने के चक्कर में पड़े। लेकिन तब तक उस समय की व्यवस्था देखना कैसी थी। भगवान भी बात किया करते थे। आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी होती है कि नहीं, आप इस बच्चे को नहीं फेंकिएगा, ये नॉर्मल है। आपको ऐसा लग रहा है, एक दिन ये नॉर्मल हो जाएगा। जब ये किसी की गोद में बैठेगा, एक ऐसे व्यक्ति की गोद में बैठेगा, तो ये मान के चलना भुजाएं और ये आंख जो एक्स्ट्रा आ चुकी हैं वो चली जाएगी। तो चलो, इनको लगा कि आकाशवाणी हुई है और ये सच है कि जो सारी चीज़ें एक्स्ट्रा आ गई हैं, मतलब भुजाओं की संख्या 4 है, वो क्रमशः 2 में चेंज हो जाएंगी और आंखों की संख्या 3 है, वो 2 में चेंज हो जाएंगी। ऐसा मानना था। आकाशवाणी ऐसी आवाज़ दी तो इन्हें लगा कि चलो ठीक है। अच्छा, कुछ दिन बीता तो भगवान श्री कृष्ण जी की ये बुआ है तो रिश्तेदारी निभाना है भाई, निभाना है। अक्सर हुआ करता था और पहले ज़माना और भी अच्छा था। आज हम लोग नहीं जाते हैं रिश्ते वगैरह में, लेकिन पहले लोग जाया करते थे। हम लोग भी बचपन में जाया करते थे। लेकिन अब थोड़ी जितनी व्यवस्था, जितनी भीड़ भाड़, जितना ज़्यादा व्यस्त होता है आदमी और अपने अपने खास लोगों को भी भूल जाता है। भूलता भी नहीं है तो समय नहीं दे पाता अपने रिश्तों में। काफ़ी विडंबना आ चुकी है। रिश्तों के लिए वाकई में समय जरूरी होता है। तो भगवान श्री कृष्ण जी अपने बुआ के घर गए, टहलने घूमने के लिए गए और इन्होंने इस अद्भुत बच्चे को देखा। कोई भी होगा एक बार देखेगा यार तो अद्भुत लगेगा। 3 आंखें हो, 4 भुजाएं हो तो आपको भी मजा आएगा। और कितने लोग तो डर जाएंगे और कितने लोग मजा ये आएगा कि लाओ मैं इसे गोद में उठा लूँ। भगवान श्री कृष्ण जी डरने वालों में से तो थे नहीं। उन्होंने इस बच्चे को गोद में उठा लिया। आकाशवाणी जब हुई थी उसने 2 बातें बोली थी। एक तो कहा था कि कोई ऐसा आदमी, वो बताया नहीं था आकाशवाणी ने कि कोई ऐसा व्यक्ति है और जरूर है जिसकी गोद में ये बैठेगा तो ये नॉर्मल हो जाएगा, यानी सारी इसकी जो अव्यवस्था शरीर में है वो ठीक हो जाएगी। तथा एक बात और आकाशवाणी ने कहा था कि इस बच्चे की मृत्यु भी उसी व्यक्ति के हाथ से होगी। भगवान कृष्ण जी ने इसे उठा लिया गोद में और इसके हाथ 2 हो गए, आंख जहां 3 थी वो 2 हो गए, यानी ये व्यक्ति पूरी तरीके से नॉर्मल हो गया। और भगवान श्री कृष्ण की बुआ अर्थात शिशुपाल की मां ने जब ये देखा तो इन्हें आकाशवाणी याद आई। वो हाथ जोड़ने बैठ गई भगवान श्री कृष्ण के सामने, हे प्रभु तुम ऐसा मत करना, यानी हमारे बच्चे को मारना मत। हमने आकाशवाणी में ऐसी बातें सुनी तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, उन्होंने वचन दिया क्योंकि प्रेम था और बुआ है हमारी, तो भगवान श्री कृष्ण जी थोड़ा सा भावुक हुए और उन्होंने कहा कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, इसकी 100 गलतियां मैं माफ करूंगा, इसकी 100 गलतियां मैं माफ कर दूंगा, लेकिन जब 101वीं गलती आएगी तो मैं इसे माफ नहीं करूंगा। ये पौराणिक कथा है, मुझे लगता है आप अच्छे से सुन रहे हैं। 101वीं गलती मैं इसकी माफ नहीं करूंगा। ठीक है, ऐसा कह करके ये चले जाते हैं। और युधिष्ठिर जी का कुछ दिनों बाद यानी कुछ वर्षों बाद उनका राज तिलक होना था
और उस समय हमने आपको बताया भी इतिहास में कि जब हम उत्तर वैदिक काल में पढ़ रहे थे उस समय किसी भी अनुष्ठान का, किसी भी प्रतिष्ठान का, किसी भी व्यवस्थित समागम का जब भी शुभारंभ किया जाता था तो हमेशा राजसूय यज्ञ किया जाता था। तो युधिष्ठिर जी का क्या था? युधिष्ठिर जी का राज तिलक होना था। राज तिलक यानी ये राजा बनने वाले थे और वो क्या हो रहा था? राजसूय यज्ञ। और ये जब यज्ञ होता था ना तो लोग अपने हित व्यवहारिक दोस्त मित्र जैसे आज हम लोग करते हैं, ये लोग बुला रहे थे। युधिष्ठिर जी ने भी सबको निमंत्रण दिया, शिशुपाल को दिया, वासुदेव को दिया, कृष्ण जी को दिया, भगवान श्री कृष्ण जी भी आए। तो निमंत्रण काफी लंबा चला, सब लोग व्यवस्थित होकर के यहाँ पहुंच रहे हैं, बिल्कुल मजा आने वाला है। और ये सभा लगती है, सभा लगेगी क्योंकि उस समय सभा की ही महत्व थी। सभा लगती है, सारी व्यवस्था चल रही थी और इसी बीच शिशुपाल इन्हें देख लेता है। किसे? कृष्ण को। नाराज हो जाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि मामला बहुत पेचीदा था। भगवान श्री कृष्ण जी, आप जानते हैं रुक्मणी से, रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण जी को पसंद आ गई थी। रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण जी को प्रेम करती थी, लेकिन रुक्मणी के जो भाई थे वो भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी के इस रिश्ते से नाखुश थे, वो इसे पसंद नहीं करते थे। और शिशुपाल भी रुक्मणी को पसंद करता था। फिर एक देखना एक महिला ना फिर एक महिला का काम हुआ और एक स्त्री आई और देखना पूरे माहौल को बिगाड़ने का काम होगा। अब रुक्मणी काफ़ी सुंदर थी, बहरहाल कहानी है इतिहास की, मज़ेदार होती हैं। भगवान श्री कृष्ण का आपको पता है इनकी एक पत्नी थी, लेकिन इनकी कहानी थोड़ा सा अजीब है। इनके जो भाई थे वो भगवान श्री कृष्ण जी के रिश्ते से खुश नहीं थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी बहुत ही अलग आदमी थे कि जिसको चाहे उसको छोड़े नहीं। इन्होंने काम क्या किया? इन्होंने रुक्मणी को उठा लिया, जैसा मूवियों में दिखाया जाता है, रुक्मणी को ये उठा लाए वहाँ से, यानी जबरदस्ती कह सकते हैं, पूरे पावर के बल पर इन्होंने रुक्मणी को उठा लिया और उससे शादी कर ली। शिशुपाल भी रुक्मणी से प्यार करता था। ये देखना, शिशुपाल जो कि किसका? भगवान श्री कृष्ण जी का एक प्रकार का भाई है, उनकी बुआ का लड़का है तो भाई है। और भगवान श्री कृष्ण जी के हाथों से इसका वध होना लगभग उस आकाशवाणी के अनुसार निश्चित है। माँ ने भगवान श्री कृष्ण जी से वचन ले रखा है कि मेरे पुत्र को मत मारना। शिशुपाल को यह जानकारी है कि यही मेरा वध करेगा, या ये सोच रहे हैं कि ये हमारा दुश्मन है और दुश्मनी अब और ज्यादा चरम पर पहुंचेगी। आग बबूला है शिशुपाल सारी बातों को देख करके। जब ये राजसूय यज्ञ का महासभा हो रहा था, शिशुपाल भी वहां बैठा था। शिशुपाल पूरी तरीके से कौरवों की तरफ समर्पित भी था। शिशुपाल भी वहां बैठा था। भगवान श्री कृष्ण को देखकर शिशुपाल भरे सभा में खड़ा होकर भगवान श्री कृष्ण जी की बेइज्जती करने लगता है। बेइज्जती इस बात का करने लगता है कि इस ग्वाल बाले को यहाँ क्यों बुलाया गया है, यहाँ सब राजा महाराजा एक से एक लोग आए हुए हैं, इसकी यहाँ क्या जरूरत है। और ऐसा करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी अपने वचन से बंधे हुए थे, यानी अपनी महत्वाकांक्षाओं को रोक रहे थे, अपनी उस जल रही ज्वाला को पकड़ रहे थे, रुक जा रहे थे कि नहीं, मैं नहीं मारूंगा, ऐसा काम नहीं करूंगा। लेकिन अंदर से नाराजगी तो थी नहीं। शिशुपाल रुक नहीं रहा है। शिशुपाल जैसे कहते नहीं कि जब सामने वाला बहुत ही नॉर्मल हो जाता है, या तो सामने वाला नॉर्मल है तो फिर वो मजा पाता है कि और गाली दो, और गाली दो, उनकी हिम्मत नहीं हो रही। तो ऐसा करने से शिशुपाल ने लगातार गालियां देना शुरू किया। और जब वो गाली 100 पर पहुंच गई, 100 पर पहुंच गई, भगवान श्री कृष्ण जी ने तब तक कुछ भी नहीं बोला। लेकिन जैसे ही शिशुपाल ने उस भरी सभा में 101वीं गाली का उच्चारण किया है, संबोधन अपने मुख से किया है, भगवान श्री कृष्ण जी के चक्र ने शिशुपाल के गले को गर्दन से अलग कर दिया है। अद्भुत है ये कहानी। नमन है भगवान श्री कृष्ण जी को, इन्होंने 100 गलती तक बर्दाश्त किया है शिशुपाल को, इसके बाद मार दिया। तो ये कहानी जुड़ी कहाँ से? इसी जगह से। इसी चेदी के राजा थे, दमघोष राजा थे, शिशुपाल वहाँ इन्हीं का लड़का था, भगवान श्री कृष्ण जी की बुआ का पुत्र था। सारी कहानी इनसे जुड़ी रही। थोड़ा सा इंटरेस्टेड करने के लिए मैंने बात आपके सामने रखी। बहरहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मान चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जहां हम लोग 16 महाजनपदों की एक विशेष महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ जुड़े हुए हैं। 16 महाजनपदों की, जिसमें हम लोग क्रम से जनपदों की 16 महाजनपद, ध्यान देना 16 महाजनपद हैं, और इसमें हम 8 महाजनपद जो अभी फिलहाल देख चुके हैं, वो सब आप देखिएगा सब उत्तर प्रदेश में हैं। जितने जनपद अभी आपने फिलहाल देखे हैं, सबके सब कितने थे?
सब कहाँ थे? उत्तर प्रदेश में। आज वर्तमान अगर लोकेशन देखा जाए तो सब हमारे यूपी के ही जनपद थे। अद्भुत है। तो 8 जनपद आपको इस 16 जनपदों में से आपको कहाँ मिल जाएंगे? वर्तमान लोकेशन इनका कहाँ मिलेगा? आपकी यूपी में मिलेगा, जो अभी हम लोग चर्चा में ले चुके हैं। अब देखिएगा, हम बात करेंगे बिहार। बिहार में जो ये तो यूपी के जनपद है, वर्तमान बिहार में देखना 3 महत्वपूर्ण जनपद आपको मिलेंगे। बहरहाल एक एक करके चर्चा हम लेते हैं, यानी 9वें जनपद की बात करते हैं। 9वां जनपद क्या है? अंग। अंग की बात करेंगे। अंग कहाँ है? भागलपुर। और भागलपुर आपको कहाँ मिलेगा? वर्तमान लोकेशन बिहार में। देखना, अंग का भागलपुर, भागलपुर यानी यहां लिखेंगे हम वर्तमान, यानी ये इसका वर्तमान लोकेशन है। देखना, राजधानी बहुत प्यारी है, चंपा। चंपा इसकी क्या राजधानी थी। यानी 8 जनपदों के बाद 9वां जनपद अंग है। अंग का ताल्लुकात बिहार से है, वर्तमान लोकेशन इसका बिहार से। जिस तरीके से हमने 8 महाजनपदों का अभी फिलहाल अध्ययन किया है, वो 8 महाजनपद किसमें थे? यूपी में वर्तमान लोकेशन उनका प्रदर्शित हो रहा है। और ये जो जनपद चल रहा है अंग, इसका भागलपुर वर्तमान लोकेशन जो कि बिहार को प्रदर्शित करेगा, और राजधानी क्या है इसकी? चंपा है। अब हम बात करेंगे 10वें का, यानी मगध का। मगध, मगध भी कहाँ मिलेगा आपको? बिहार में। मगध बिहार का जो कि दक्षिणी हिस्सा है, ये मान के चले, और ये इसका वर्तमान लोकेशन है। और अगर हम राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है गिरब्रिज। गिरब्रिज या इसी को राजगृह भी कहा जाता है, गिरब्रिज या राजगृह। तो ध्यान दीजिए, तो 10 महाजनपदों की हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे 11वें की। 11वां है वज्जी। वज्जी जो कि दरभंगा, दरभंगा भी आपको बिहार में ही मिलेगा। तो दरभंगा के आसपास का जो कि क्षेत्र है, दरभंगा और मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, दरभंगा और मुजफ्फरनगर जो कि वर्तमान लोकेशन है, ये वर्तमान लोकेशन यही है। और इसकी राजधानी मिथिला या वही जनकपुरी, माता सीता जी से संबंध रखने वाला। जी हाँ, देखिएगा, तो ये होगा मिथिला, इसकी राजधानी है मिथिला, या आपको कहीं कहीं लिखा मिलेगा जनकपुरी। तो दोनों याद रखिएगा, ये इसकी राजधानी की बात हो गई। राजधानी कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैं सारी बातों को चर्चा में ले रहा हूं। देखना, ये तीनों महत्वपूर्ण 9, 10, 11 जिनकी बात हुई, इनका ताल्लुकात वर्तमान के बिहार से है। ऊपर हमने जितने 8 महाजनपदों को पढ़ा है, उनका ताल्लुकात वर्तमान में यूपी से रहा है। समझ गए? यानी उस समय के जो जनपद बनाए गए, उसमें से 8 जनपद आज हमारे केवल यूपी के हैं, सोचना। और हम बिहार की बात करें तो बिहार में भी 3 जनपद महत्वपूर्ण आ गए, एक अंग, एक मगध और एक वज्जी। यानी 8, 3, 11 तो यहीं के हो गए कि नहीं हो गए? अब बचे कितने हैं? देखिए, कुछ कम, बहुत कम बचे हैं। तो हम बात करेंगे 12वां, जिसका नाम है मत्स्य। मत्स्य आपको मिलेगा कहाँ? जयपुर। जयपुर कहाँ? यानी राजस्थान। राजस्थान ये इसका वर्तमान लोकेशन है, वर्तमान लोकेशन यही है। ठीक, मत्स्य का। इसकी राजधानी क्या मिलेगी? विराटनगर। विराटनगर ये है क्या? राजधानी। राजधानी इसकी है विराटनगर। किसकी? मत्स्य की। और 13वां देखना, 13वां है अस्मक। अस्मक जनपद कहाँ है? सॉरी, अस्मक महाजनपद कहाँ था? तो ये गोदावरी नदी के तट के या गोदावरी नदी घाटी के आसपास का ये क्षेत्र रहा। और इसकी राजधानी थी पांड्य। ये है क्या? राजधानी। सारी बातों को आप समझ पा रहे हैं हमारी? हम लोग बात कर रहे हैं 16 महाजनपदों में, हम पहुंच चुके हैं क्रम से 13 नंबर पर। पहले 8 महाजनपद यूपी से बिलोंग करते रहे। आज के समय में अगर उनका लोकेशन देखा जाए तो, और उसमें से 3 यहाँ आने के बाद देखा हम लोग कि ये बिहार से ताल्लुकात रखते हैं, और वर्तमान में इनका लोकेशन अगर समझा जाए तो कहाँ था, और उस समय इनकी राजधानी क्या थी। ऐसा प्रश्न हमारे एग्जामिनर महोदय हमसे पूछा करते हैं। महाजनपद क्या है, इस पर हम बाबत चर्चा कर चुके हैं। जी हाँ, अब बात करेंगे 13 के बाद हम लोग 14वें जनपद पर, जिसका नाम है अवंती। अवंती जो कि मालवा के आसपास का क्षेत्र माना जाएगा। मालवा यानी ये वर्तमान लोकेशन, ध्यान दीजिएगा, वर्तमान स्थिति, इसलिए मैं हमेशा लिख भी दे रहा हूँ वर्तमान स्थिति। इसकी राजधानी है उज्जैनी। राजधानी क्या है? उज्जैनी। यहाँ देखिए राजधानी इंगित कर दे रहा हूँ, इसकी राजधानी होगी उज्जैनी। देखिएगा 14 के बाद हम बात करेंगे 15वें जनपद की, गांधार।
गांधार जो कि पाकिस्तान में आएगा, और ये पाकिस्तान लिख दे रहा हूँ, पाक लिख दिया मैंने, समझ जाएंगे आप। गांधार पाक में, और इसकी राजधानी क्या है? तक्षशिला। तक्षशिला ये क्या है? राजधानी। गांधार की राजधानी तक्षशिला। और एक लास्ट है 16वां, जिसका नाम है कंबोज। कंबोज जो कि अफगानिस्तान, अफगानिस्तान ये वाला एरिया कवर करेगा, और इसकी राजधानी क्या मिल जाएगी आपको? राजापुर। राजापुर ये हो जाएगी राजधानी। तो ये था हमारा एक मोटा मोटा आंकड़ा 16 महाजनपदों की तरफ हमारा एक दृष्टिकोण था अभी तक, जो फिलहाल हम लोग चर्चा में लिए रहे। एक बात ध्यान देना, हम लोग अभी फिलहाल क्या बात कर चुके हैं? हम लोग इसकी एक पृष्ठभूमि बना चुके हैं। अभी महाजनपद काल का पार्ट 2 आएगा, आपका बहुत कुछ क्लियर कट बातें वहां होंगी, बहुत कुछ ऐसे तथ्य छुपे हैं जिन्हें अभी आपके सामने आना बाकी है। हम लोग केवल अभी 16 महाजनपदों के नाम याद कर सके हैं। इन 16 महाजनपदों का लोकेशन कहां कहां है, जिसमें से हम लोगों ने देखा कि 8 जनपद केवल हमारे यूपी में वर्तमान लोकेशन दर्शा रहे हैं, और 3 महाजनपद बिहार का लोकेशन बता रहे हैं। बाकी अब आप देख पा रहे 1 2 3 4 5 जो कि अलग अलग राज्यों को इकलौता करके आप देखेंगे तो अलग अलग राज्यों को ये प्रदर्शित कर रहे हैं, और हम सबका लोकेशन आगे लिख चुके हैं, और सबकी राजधानी आपके सामने इंगित कर चुके हैं। आपसे एक अपेक्षा हमारी यही से आप याद जरूर करिएगा। याद करने के बाद फिर से, जिससे आपकी तैयारी लगातार अनवरत रूप से हो सके, बेहतर हो सके, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये मान चले कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, और हमारी बातों को आप पूरे मनोवेग से अभी तक सुनते रहे, और बेहतर ढंग से आपकी तैयारी हो रही होगी, ऐसी कल्पना, ऐसी अवधारणा, ऐसा विचार हमारे मन में है। और हम इसी आशा विश्वास के साथ कि आपका लाभ हो रहा है, और इसी आशा विश्वास के साथ आप बहुत ही मेहनत से अपनी तैयारी को अंजाम दे रहे हैं, और हमारे कंटेंट आपको लाभप्रद साबित हो रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं, हमारी मेहनत सार्थक लग रही है। तो अगर ऐसा हम कर पाएंगे और ऐसा कर रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दोस्तों को जोड़ना मत भूलिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।